Okay. So I'm going to start chapter 5 of Law of One. हम राह हैं, हम आपका स्वागत एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम संवाद करते हैं। पिछली बार जब हमने संवाद किया था तब हम हीलिंग सीखने की बात कर रहे थे। ये प्रश्नकर्ता, ये डॉन बोल रहा है, ये मेरा विचार है कि जो जानकारी आपने पिछले सत्र में दी थी कि उसमें सबसे पहले कुछ अनुशासन और अभ्यास के द्वारा स्वयं को शुद्ध करना आवश्यक है, ये बताया था। फिर मरीज को हील करने के उद्देश्य से ये आवश्यक है कि उदाहरण के लिए और संभवतः कुछ ऐसा अभ्यास हो जो मरीज को दिमागी तौर पर तैयार कर दे, जो उसे स्वयं को ठीक करने की अनुमति देता हो। क्या मैं सही हूं कि मतलब आपने जो बताया था उसको वो एक तरह से रिवाइज कर रहा है कि क्या मैं सही समझा हूं कि पहले मरीज को दिमागी तौर पे ये तैयार होना चाहिए कि मुझे हीलिंग की जरूरत है या मुझे हीलिंग चाहिए। और उसने ये कहा कि पहले जो हीलर है उसके लिए ये जरूरी होता है कि हीलर जो है वो अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध करे, यानी कि चैनलिंग इंटेलिजेंट इन्फिनिटी की अनंत बुद्धिमानिता को अपने द्वारा सही से चैनल कर सके। हम राह हैं, हालांकि आपकी सीखने समझने की विकृति अनिवार्य रूप से सही है, लेकिन आपके कंपनात्मक ध्वनि ध्वनि समूह, यानी आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, का चुनाव पूरी तरह से सटीक नहीं है जैसा कि ये भाषा अनुमति देता है। मतलब आपकी भाषा में रा ने हमेशा ये कहा है कि आपकी भाषा में इस तरह की दुविधाएं हैं कि जो हम बताना चाहते हैं उसके लिए शब्द ही नहीं है। तो जितना आप समझे हैं, आपके शब्दों के अनुसार वो ठीक समझे हैं। उदाहरण के तौर पर ऐसा नहीं है कि हीलर ही काम करता है, ये व्यवहारिक रूप से स्वयं आप सभी के अंदर मौजूद होता है। हीलर तो केवल उत्प्रेरक होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हीलर काम कर रहा है, काम तो इंटेलिजेंट इन्फिनिटी कर रही अब अनंत बुद्धिमानिता कर रही है। और ये हीलर की जो प्रवृत्ति है ये तो सभी के अंदर मौजूद होती है। आ, हीलर केवल एक उत्प्रेरक है, जैसा कि इस उपकरण की तरह जो हमारे शब्दों के लिए चैनल प्रदान करने के लिए आवश्यक उत्प्रेरण है। फिर भी मतलब हम जो बोल रहे हैं वो कार्ला अपने शब्दों के द्वारा और उसके द्वारा हम बोल रहे हैं, तो वो हमारे लिए उत्प्रेरक है। इसी तरह हीलर भी एक उत्प्रेरक है। बिना किसी उदाहरण या किसी भी प्रकार के अभ्यास के वो इस कार्य के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचती है। मतलब कार्ला की बात कर रहे हैं। हीलिंग का कार्य इस मायने में उपयुक्त है कि ये अनंत बुद्धिमानिता की कुछ विकृति को चैनल करने का एक रूप है। जब मैंने चैनलिंग हैंडबुक की थी तो उसके अंदर बताया था कार्ला ने कि उसका भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है कि जब आप चैनलिंग करते हैं तो एक इंसान जो चैनलिंग कर रहा है उसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि सपोजिंग मुझे चैनलिंग के द्वारा ये बताना है कि ऑपरेशन कैसे करना है। लेकिन क्योंकि जब ये लोग चैनल करते हैं तो ये इमेजेस दिखाते हैं आपके दिमाग में कि एक बड़ा सा पहाड़ है, तो आप बोलोगे पहाड़। अगर आप उस पर्टिकुलर पहाड़, जैसे माउंट एवरेस्ट है या कैलाश है या पेरू है, अगर आप उसको देख चुके हैं, उसकी फोटो देख चुके हैं, उसका नाम जानते हैं और आपको वो इमेज दिखाई देती, तो आप बता पाओगे कि वो उस पहाड़ की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको उसके बारे में जानकारी ही नहीं है, मुझे बताया जा रहा है कि ऑपरेशन कैसे करना है, चैनलिंग कर रही हूं, लेकिन मुझे उन अंदरूनी ऑर्गन्स के नाम ही नहीं पता कि पैनक्रियास को निकालना है और उसको ठीक करना है, और अगर मैंने लिवर बोल दिया तो हो गई गड़बड़। तो मुझे पता ही नहीं है अगर, तो मैं चैनलिंग पूरी तरह से कर नहीं पाऊंगी। मैं सिर्फ अपनी समझ के हिसाब से उतना ही बोल पाऊंगी। और यही दिक्कत आती थी रा को कि वो बहुत सारी चीजों के बारे में जब वो विजुअल इमेजेस देते थे, तो जैसे चक्र हैं, कुंडलिनी है, ये सब ईस्टर्न ट्रेडिशंस हैं, इंडियन कल्चर है और यहाँ की सभ्यता इस बारे में जानती है, लेकिन वहां की सभ्यता तो नहीं जानती। तो किसी तरह से
कार्ला ने इस बारे में पढ़ा होगा या जाना होगा, इसीलिए अभी आगे जाके वो कुंडलिनी के बारे में बात करेंगे तो अ, कार्ला को उन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता था। इसलिए बहुत सारी चीजों के नाम लेने के बजाय उन्हें अलग तरीके से समझाया गया है। तो अम, वो कहते हैं कि डॉन कहता है, यदि ये सम्मान कर्तव्य हमें प्रदान किया जाए तो हमने हीलिंग की विधि सीखने सिखाने को स्वीकार करने का फैसला किया है। मतलब कि अगर आप हमें सिखाने को राजी हो जाएं। मैं पहले चरण के बारे में पूछूंगा जिसे हमें पूरा करना चाहिए ताकि हम प्रभावी हीलर बन सकें। पहला चरण यानी कि खुद को पवित्र और शुद्ध करना। तो ये डॉन की समझ के हिसाब से था, लेकिन वो पूछ रहा है कि हमें सबसे पहले क्या करना है। तो रा कहता है, हम 3 सिखाने सीखने में से पहली से शुरुआत करेंगे। मतलब 3 चरण हैं, उसमें से पहली से शुरुआत करते हैं। हीलर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हीलर्स बनना चाहते हैं उनके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये और अगला। सबसे पहले हम अनंत बुद्धिमान्यता के साथ गोल्डन व्हाइट लाइट, जो अनंत बुद्धिमान्यता से हमको उनकी रोशनी आती है, अल्सियोनी से, सन से। अल्सियोनी जो हमारा सेंट्रल सन है, संपर्क के लिए आवश्यक मानसिक सीखने सिखाने से शुरुआत करते हैं। मानसिक कार्य की आवश्यक शर्त है कि इसमें आवश्यकता पड़ने पर स्वयं को मौन की एक स्थिति, स्थिर अवस्था में बनाए रखने की क्षमता शामिल है। मतलब कि आपको मेडिटेशन करना आपके लिए जरूरी है ताकि मन को एक दरवाजे की तरह खोला जा सके। मौन ही इसकी चाबी है। मतलब कि साइलेंस, जहां आप शांति से बैठते हैं और अनंत बुद्धिमान्यता को अम, इजाजत देते हैं कि वो आपके दिमाग में उस रोशनी के साथ, उस ज्ञान के साथ नॉलेज दे सके या आपको बता सके कि कैसे करना है, क्या करना है, और आपके दिमाग में, सेल्स में उस उन बातों को आप ग्रहण कर सकें। एक तरह से आपको उन चीजों को याद करना है, क्योंकि वो चीजें तो पहले से आप जानते हैं। ब्रह्मांड के नियमों के मुताबिक आप तो सब कुछ जानते हैं, बस आपको याद नहीं है। तो आपके भूलने का पर्दा जो है वो आपको भेदना है, आपको पतला करना है। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना जरूरी है। इस दरवाजे के भीतर एक वर्गीकृत संरचना है जिसकी तुलना आप भूगोल और कुछ मायनों में ज्यामिति, ज्योमेट्री से कर सकते हैं। भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, भूगोल, हाँ, ज्योग्राफी, और ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री। यहाँ पर जब ये ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ये बेसिकली मंडलास की बात कर रहे हैं। और मंडलास किसी भी सभ्यता में इस्तेमाल नहीं हुए हैं सिवाय के जूस ने वो 6 पॉइंटेड स्टार यूज किया, 5 पॉइंटेड स्टार यूज किया। बाकी असल में वो 6 पॉइंटेड स्टार का जो असली स्वरूप है वो है श्री यंत्र, जो भारत में सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे मंडलास जैसे कि फ्लावर ऑफ लाइफ वगैरह, ट्री ऑफ लाइफ वहाँ जूस और कबाला में इस्तेमाल होता है। भारत में फ्लावर ऑफ लाइफ और इस तरह के बहुत सारे मंडलास इस्तेमाल होते आए हैं। ज्यामिति से कर सकते हैं क्योंकि ये वर्गीकरण काफी नियमित है, जो आंतरिक संबंधों को प्रभावित करता है। मानसिक अनुशासन की अवधारणा में महारत हासिल करने के लिए आपको पहले स्वयं की जांच करना आवश्यक है। आपके घनत्व के ध्रुवता को आंतरिक किया जाना चाहिए। मतलब कि आपकी इस थर्ड डेंसिटी में आप जो भी ध्रुवता को अपनाते चुनते हैं, उसको अपने कण कण में आपने समाना है। जहां आप अपने मन में धैर्यता को पाते हैं, आपको सचेत रूप से अधैर्यता को खोजना है, खोजना चाहिए। और ठीक ऐसे ही इसके विपरीत क्रम में करना चाहिए। अब यहाँ पर वो जो कहने की कोशिश कर रहे हैं वो शुरू से लेकर अब तक मैं कभी भी समझ नहीं पाई हूँ। लेकिन जो आ, मतलब मुझे समझाया गया था वो ये था कि, और जो मुझे समझ में आया, अ, एक सेकेंड, वो ये था
uh, somebody joined, I think. अच्छा. Oh, okay. So, nahi, I think I will just end this because nobody is there. So, मुझे जो समझ में आया वो ये है कि जैसे उन्होंने धैर्य, सबसे महत्वपूर्ण, जब आप प्रेम के बाद किसी चीज की बात करते हैं तो वो होता है धैर्य। और ज्यादातर हम लोग यहाँ पर सभी प्रेम और धैर्य सीखने आए हैं। हमारे लेसन्स जो हैं जिंदगी के वो ये हैं। तो अगर आप धैर्य से काम ले रहे हैं तो आपको मन में सोचना है, यहाँ पर अगर मैं धैर्य से काम ना लूं तो उसका परिणाम क्या हो सकता है उसे। या आप धैर्य से काम ले रहे हैं पर नहीं करना चाहते, आपके मन के अंदर आप विचलित हैं, अपने मन में आप उसे इमेजिन करते हैं कि वो होता है ना फिल्मों में कई बार मोन्टाज दिखाते हैं कि एक इंसान बहुत प्यार से बात कर रहा है लेकिन उसके मन में एक दूसरा सीन चल रहा है कि मन कर रहा है इसको मार डालूं, तोड़ डालूं, काट डालूं और भरता बना डालूं, और लेकिन ऊपर से बहुत प्यार से बात कर रहा है। तो वो सारी चीजें जब आप मन के अंदर आप सोचते हैं, लेकिन उसका परिणाम भी सोचते हैं, और फिर आप उसे इतना बढ़ा देते हैं पूरे अंत तक, जैसे समझो आपने किसी का खून ही कर दिया, तो आप उसका परिणाम भी देखेंगे तो आप सोचेंगे नहीं ये मतलब गलत है। जो अम, आपको उसका परिणाम भी सोचना है, आपको धैर्य और अधैर्य दोनों को एक्सपीरियंस करना है अपने अंदर, और इतना ज्यादा बढ़ा देना है कि आपके अंदर की वो फीलिंग खत्म हो जाए कि अब शांति मिल गई। अब आपको उस धैर्य को बढ़ाना है और उस अधैर्य वाली फीलिंग को लव एंड लाइट में कवर करना है कि नहीं ये जो मैंने सोचा था ये गलत था, तो इसे हील करती हूँ, मेरे इस हिस्से को मैं हील करती हूँ। और मुझे इस तरह से कार्य करना छोड़ो, मुझे इस तरह से सोचना भी नहीं है, क्योंकि मैंने सर्विस टू अदर्स का रास्ता अपनाया है। तो आप अपने अंदर एक मेडिटेशन में जाकर उस अपनी फीलिंग को ही बढ़ाने के बाद उसको हीलिंग भेजते हैं, अपने आप को हीलिंग भेजते हैं, ऐसा मुझे समझ में आया। और इसको एक बार मैं इंग्लिश में पढ़ लेती हूँ। टू मास्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल डिसिप्लिन यू मस्ट फर्स्ट एग्जामिन योरसेल्फ, द पोलैरिटी ऑफ योर डेंसिटी मस्ट बी इंटरनलाइज्ड, व्हेन यू फाइंड पेशेंस इन योर माइंड यू मस्ट कॉन्शियसली सीक impatience and vice versa. For every thought a being has, there is an opposite thought in return. Mind discipline involves first identifying both the things you accept and the things you reject within yourself. So I was right कि जब आपने देखा कि नहीं अगर मैं इम्पेशेंट हूं और मैं इस तरह से कार्य करती हूँ, नहीं नहीं ये मेरा रास्ता नहीं है, मुझे उस रास्ते पे जाना ही नहीं है, मुझे करना तो दूर, मुझे तो ऐसा सोचना भी नहीं है। तो ठीक है, मेरे दिमाग में इस तरह की बात आई या मेरे अंदर वो गुस्सा है या फ्रस्ट्रेशन है या जो भी है, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ कि ठीक है, मैं मुझे ये फील हुआ, लेकिन मैं अपने आप को हीलिंग भेजती हूँ, प्यार भेजती हूँ, एंड accept and the things you reject within yourself and then balancing each positive and negative charge, इसे संतुलन में लाना। The mind controls everything, therefore you must discover this wholeness within yourself. So I was right. जिन्हें आप स्वीकार करते हैं, अच्छा एक मिनट, मन के अनुशासन में सबसे पहले उन दोनों चीजों की पहचान करना शामिल है जिन्हें आप स्वीकार करते हैं और जिन चीजों को आप अपने भीतर अस्वीकार करते हैं, और फिर प्रत्येक सकारात्मक और नकारात्मक चार्ज को संतुलित करते हैं। मन में सब कुछ समाहित है, इसलिए आपको अपने भीतर इस संपूर्णता की खोज करनी चाहिए। दूसरा, मानसिक अनुशासन में आपको अपने भीतर की चेतना के पूर्णता को स्वीकार करना चाहिए। यह भौतिक चेतना में ध्रुवता वाले जीव के लिए नहीं है कि वह गुणों के बीच चयन करे और इस प्रकार ऐसी भूमिकाएं बनाए जो पहले से ही विकृत मन समूह में रुकावटें और उलझन पैदा करती हैं। प्रत्येक स्वीकृति उन अनेक विकृतियों के हिस्से को सहज
कर देती है, जिन्हें आप निर्णय उत्पन्न करने वाली क्षमता कहते हैं। लेट मी रीड एंड एक्सप्लेन। इन मेंटल डिसिप्लिन यू मस्ट एक्सेप्ट द wholeness of your inner consciousness. It is not for a being with polarities in physical consciousness to choose between qualities and thus create roles that create blockages and confusion in an already distorted mindset. Ure Baba. Each acceptance smooths out a portion of the many distortions that you call the judgment generating capacity. तो आपको अपने आप को जज नहीं करना है कि अरे मुझे गुस्सा आ गया, मैंने गलत किया, अरे मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन है, अरे मैं तो बहुत इम्पेशेंट हूँ। अपने आप को जज नहीं करना है। हर एक इंसान के अंदर आपको अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना के अंदर अपने आप को संतुलन में लाना है। इस भौतिक रूप में हर इंसान के अंदर ये दोनों चॉइस होती है, ध्रुवताएं होती हैं, लेकिन इन्हें अपने चेतना के अंदर आपको संतुलन में लाके अपने अंदर से ये कंफ्यूजन और ये ब्लॉकेजेस को क्या बोलते हैं, एक मिनट, ब्लॉकेजेस, रुकावटें, इनको दूर करना है। क्योंकि अगर आप खुद को ब्लॉक करते हैं तो भी आप एक, अगर आप खुद को जज करते हैं तो आप एक ब्लॉकेज तैयार करते हैं जो एक तरह से आपका शैडो बन जाता है कि मैं बुरी हूं, मेरे अंदर बुराई है, मैं हूं जैसी हूं। ठीक है, मतलब आ जाता है गुस्सा, हो जाती है फ्रस्ट्रेशन, रिएक्शन हो सकता है कभी, लेकिन ठीक है, मैं अपने उस हिस्से को अपनाती हूँ, उसे माफ करती हूँ, उसे हीलिंग देती हूँ, प्यार भेजती हूँ। ये आपको हर बार जब आपका कोई ऐसा शैडो, क्योंकि अगर आपके दिमाग में, अगर आप विक्टिम कॉन्शियसनेस की वीडियोस देख रहे हैं तो आप समझेंगे, वरना अगर आप नहीं देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको एक बार वो देखना शुरू साथ साथ करना चाहिए कि हमारे अंदर गुस्सा जब आता है, फ्रस्ट्रेशन जब आती है, चिड़चिड़ापन जब होता है, ये सब चीजों का मूल कारण दर्द होता है, दुख होता है, जो कभी किसी जन्म में या बचपन में आपके अंदर किसी अनुभव की वजह से समा गया है। तो वो ऐसा नहीं है कि आज हुआ है, वो अंदर दबा हुआ था, जो किसी के रिएक्शन की वजह से आपके बाहर उभर आया है। एक सेकंड, पता नहीं कौन आ गया। ओके, सॉरी। सो मैं कहाँ थी? जिसमें आप निर्णय उत्पन्न, हाँ, ये मैंने पढ़ लिया। ओके, तो आई होप मैंने समझा दिया, मैं जो समझा रही थी कि हाँ, वो बचपन से कोई ट्रिगर होता है, उसको ट्रिगर कहते हैं, वो ट्रिगर होता है जो बचपन से आपके अंदर होता है और वो बड़े होने के बाद जब कोई ऐसी बात होती है तो सामने आ जाता है। मन का तीसरा अनुशासन है पहले सीख को दोहराना, परंतु इस बार ध्यान बाहर की ओर अपने साथ के इकाइयों की तरफ होना चाहिए जिनसे आप मिलते हैं। तो पहली सीख क्या थी कि आपको, पहली सीख ये थी कि आपको गुस्सा आया तो आपने, या आप सब्र से काम ले रहे हो या बेसब्र से काम ले रहे हो, तो आप मन के अंदर सब्र से काम लो कि गुस्सा आ रहा है, ओके, नहीं नहीं नहीं, पेशेंस, काम, तो अपने अंदर वो संतुलन को लेकर आओ। अब जो तीसरा चरण है उसके अंदर सामने वाला जिस तरह से बिहेव कर रहा है उसको आपको अनुशासन में लाना है, संतुलन में लाना है कि ठीक है, सामने वाले ने गुस्सा किया, लेकिन अगर अगर इसने गुस्सा किया है तो शायद इसकी कोई शैडो होगी, शायद इसका कोई ट्रिगर होगा। बेचारा, इसके अंदर भी कितना दुख दर्द है कि ये उसे व्यक्त ना कर पाने की वजह से इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। एक्चुअल फैक्ट वही है, हर इंसान इसीलिए ऐसे रिएक्ट करता है। अम, बाहर की ओर अपने साथ के इकाइयों की तरफ होना चाहिए जिनसे आप मिलते हैं।
प्रत्येक इकाई में पूर्णता मौजूद होती है। इस प्रकार हर संतुलन को समझने की काबिलियत जरूरी है। जब आप धैर्यता को देखते हैं तो आप अपनी मानसिक समझ में धैर्यता अधैर्यता को प्रतिबिंबित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब आप अधैर्यता को देखते हैं तो आपकी समझ के मानसिक व्यवस्था के लिए अधैर्यता धैर्यता होना आवश्यक है। हम इसे एक साधारण उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मन के अधिकांश व्यवस्थाओं के कई पहलू होते हैं और दोनों में से एक स्वयं के ध्रुवताओं की समझ, या जिसे आप अन्य स्वयं के ध्रुवताएं कहते हैं, उसे एक जटिल कार्य के रूप में समझा जा सकता है और समझा जाना चाहिए। तो इसको मैं पहले इंग्लिश में पढ़ के फिर मैं कंफर्म करती हूँ कि मैंने जो समझाया वो सही था। द थर्ड डिसिप्लिन ऑफ द माइंड इज टू रिपीट द फर्स्ट लर्निंग, बट दिस टाइम द फोकस शुड बी आउटवर्ड टुवर्ड्स द एंटिटीज यू एनकाउंटर। परफेक्शन एग्जिस्ट्स विद इन ईच एंटिटी। पूर्णता हर इंसान में है। Thus, the ability to understand every balance is essential. When you perceive patience, मतलब पूर्णता हर इंसान में है से कहने का उनका मतलब ये है, सामने वाला गुस्से में है लेकिन प्रेम भी है उसके अंदर, वो कहीं दबा बैठा है। When you perceive patience, thus, the ability to understand every balance is essential. When you perceive patience, you're responsible for reflecting patience, impatience in your mental understanding. When you perceive impatience, patience is necessary for the mental arrangement of your understanding. We use this as a simple example. Most systems of mind have multiple aspects, and understanding one's own polarities, or what you call other self polarities, can and should be understood as a complex task. कि अपनी ध्रुवताओं को और असंतुलन को संतुलन में लाने के साथ साथ दूसरों की इसी ध्रुवताओं को और असंतुलन या संतुलन में लाने को आप ठीक से समझें, अपने मन के अंदर दूसरे पे इल्जाम दिए बिना। ये मानसिक अनुशासन को सीखने के पहले 4 चरण हैं। 5वें चरण में मन का, अन्य मन का, सामूहिक मन का और अनंत मन के भौगोलिक और ज्यामितीय संबंधों और अनुपातों का अवलोकन करना शामिल है। तो ये जो था, ये 3 चरण जो थे, अब उन्होंने 4 बोला है। अगले अगला 4 चरणों के ध्रुवताओं को स्वीकार करना है जो दूसरे चरण को प्रतिबिंब करता है। अगला चरण दूसरों के ध्रुवताओं को स्वीकार करना है कि उनके मन में जिस तरह से अगर गुस्सा है तो प्यार भी है, इस बात को आपको स्वीकार करना है। जैसे पहले आपको खुद को समझना है, स्वीकार करना है और प्यार करना है, इसी तरह दूसरों को भी समझना है, माफ करना है, स्वीकार करना है, जो दूसरे चरण को प्रतिबिंब करता है। जब तीसरा जो है वो आपने अपने लिए जो किया वो दूसरों के लिए करना है। चौथा जो है वो आपने अपने लिए जो दूसरे में किया सेकंड चरण में, वो आपको दूसरों के लिए करना है। ये मानसिक अनुशासन को सीखने के पहले 4 चरण हैं। 5वें चरण में मन का, अन्य मन का, सामूहिक मन का, अनंत मन का, मतलब कि पूरी दुनिया को आपको इसी तरह से समझना है। These are the first 4 steps in learning mental discipline. The fifth step involves observing the geographical and geometric relationships and proportions of the mind, other mind, collective mind, and the infinite mind. अब ये क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि हम लोग दुनिया, पॉलिटिशियंस, रिच पीपल, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस और वो देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, रशिया, सबको दोष देते हैं, लेकिन एक्चुअली तो हम वो सभी है ना। लॉ इज वन, तो वो सब लोग भी हम ही हैं। तो कोई ब्रह्मांड में कोई ध्रुवता है ही नहीं, वहां पर तो सभी एक हैं। सो सीखने सिखाने का दूसरा क्षेत्र शरीर समूहों का अध्ययन या समझ है। हमें अपने शरीर की अच्छी तरह जानना, शरीर को अच्छी तरह जानना जरूरी है। तो पहले चरण में आपने मन को समझा, अपने मन को, सामने वाले के मन को,
पूरी दुनिया के मन को, कि पूरी दुनिया के मन में इस तरह की बातें क्यों हैं, उनका स्वभाव ऐसा क्यों है, वो ऐसे कर्म क्यों करते हैं। मुझे कभी समझ में नहीं आएगा कि लोग रेप और मर्डर क्यों करते हैं, बट ठीक है। हम अपने शरीर, और अब आपको अपने शरीर को समझना है। हम अपने शरीर को अच्छी तरह जान हमें अपने शरीर को अच्छी तरह जानना जरूरी है। ऐसा करने के लिए आप अपने दिमाग का इस्तेमाल ये जांचने के लिए करेंगे कि कैसे एहसास, झुकाव, जिसे आप भावनाएं कहते हैं, शरीर के अलग अलग हिस्सों को प्रभावित करती है। शरीर के ध्रुवताओं को समझना और उन्हें स्वीकार करना दोनों आवश्यक है। फिर अपने चेतना को ध्यान में रखते हुए मन पर जो कार्य किया गया है उसे रासायनिक भौतिक अभिव्यक्ति के दोहराया जाना चाहिए। आई विश आई हैड स्टडीड हिंदी बेटर इन स्कूल। हमारे मेरे पापा ने मुझे, डैड ने मुझे इंग्लिश स्कूल में डाल दिया। गलती की, गवर्नमेंट स्कूल में हिंदी स्कूल में डालना चाहिए था। वो उनको थोड़ी पता था मुझे यहाँ पर ये पढ़ना पड़ेगा। उस जमाने में और आज भी यही है कि इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है। Another area of learning teaching is study understanding of body groups. We need to know our bodies well. To do this, you will use your mind to examine how feelings, inclinations, what you call emotions, affect different parts of the body. तो शरीर को समझने के लिए आपको ये समझना है कि जब आपके मन में कोई भावना आती है तो आपके शरीर के कौन से हिस्से में क्या होता है। आपके लेफ्ट साइड में अलग भावनाएं हो सकती हैं, राइट साइड में अलग भावनाएं हो सकती हैं। जैसे अगर आप आज किसी को माफ नहीं करते हैं तो आपके राइट घुटने में दुख दर्द हो सकता है। लेकिन सालों पहले या बचपन में किसी ने कुछ किया है और आप उसे माफ नहीं कर पाए तो आपके लेफ्ट घुटने में, माफ नहीं कर पाया, उसे जाने, मतलब उस बात को जाने नहीं दिया, आपके लेफ्ट घुटने में पेन होगा। आमतौर पर घुटनों की परेशानियां औरतों को ज्यादा होती हैं और ज्यादातर लेफ्ट में होती है, राइट। तो इस तरह होता क्या है कि शरीर की ये परेशानियां एक उम्र के बाद आती हैं, जबकि इनका बीज बहुत पहले डल जाता है। इसलिए कई बार समझ में नहीं आता, जैसे हार्ट अटैक, हार्ट फेल, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब भावनाओं की वजह से हो, सब कुछ, लो बैक पेन, अपर बैक पेन, सब कुछ। लेकिन कौन सी भावना? तो आपको, जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो आप अपने शरीर से पूछ सकते हैं। जैसे सपोजिंग मुझे यहाँ गर्दन के नीचे, जहां मेरी गर्दन मेरे धड़ से जुड़ती है, वहां पर बहुत दर्द है। तो मेडिटेशन में बैठ के उस दर्द को बढ़ाना है और फिर आप चाहें तो, मतलब बढ़ाएंगे, पूरी तरह से महसूस करेंगे, फिर उसे पूछेंगे कि तुम क्यों हो, तुम मेरे शरीर में क्यों हो? वजह क्या है? ये दर्द कहाँ से आ रहा है? ये कौन से अनुभव की वजह से है, कौन से स्ट्रेस की वजह से है? और उसे ये सवाल करके जब आप मेडिटेशन में, और फिर आपको उसे लव लाइट भेजना है, प्यार भेजना है कि मैं हूं, मैं ध्यान रखूंगी, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें प्यार भेजती हूँ। ये शरीर मेरा है, शुक्र है कि तुमने इतने सालों तक मेरी मदद की, मेरा सहारा बने, मुझे एक अच्छी जिंदगी जीने में मदद की। और अब अगर आ, ऐसा मतलब दर्द हो रहा है तो कहीं ना कहीं मुझसे कोई गलती होगी, तो मुझे माफ करो। और इस तरह से आपको उसे लव लाइट भेज के उस जगह को हील करना है। आ, ऐसा प्रूव हो चुका है कि जब आप अपने सेल्स को, उस जगह के सेल्स को, मैं हम्म, आप बोलते हैं कि मैं हील हो चुकी हूँ, हो चुकी हूँ, हो चुकी हूँ, हो चुकी हूँ, अगर ये सोल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, अगर ये कार्मिक नहीं है, तो वो हील हो जाता है। अब कई बार क्या होता है, जब मैंने क्या बोला कि कार्मिक, कार्मिक का मतलब क्या? कार्मिक का मतलब ये होता है कि पिछले जन्म में, अब जैसे एक मेरे यहाँ लेफ्ट साइड में पेट में मेरे बहुत दर्द होता था, बहुत ज्यादा दर्द होता था, जहां मेरी
टांग जो है पेट से जुड़ती है उससे थोड़ा ऊपर, बहुत दर्द होता था। एक दिन मैं हिप्नोथेरेपी की किताब पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते मैं ट्रांस में चली गई, मैं मतलब सो गई, और मुझे अपना एक पिछला जन्म याद आया जब यहाँ पर मुझे किसी ने छुरा मारा था। और जब मुझे वो याद आया तो मुझे उसकी वजह पता चली, और ये मैं बात कर रही हूँ कम से कम 20-25 हजार साल पहले की बात होगी। बहुत पहले, जब इंसान कपड़े नहीं, इन जानवरों की खाल पहनता था, तब की बात, जब मैं किसी गुफा में रहती थी। तो मुझे किसी ने वो पत्थर का छुरा, मतलब पत्थर का, यहाँ पे मारा था। तब मैं एक आदमी के जन्म में थी। तो मुझे उसका एहसास हुआ कि वहां पर मुझे छुरा मारा गया था, इसलिए मुझे यहाँ पर इतना दर्द होता है आज। उसके बाद धीरे 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 कब वो दर्द गायब हो गया, मतलब कुछ दिनों में या हफ्तों में, वो कब गायब हो गया मुझे पता भी नहीं चला, लिटरली पता नहीं चला। और ये जो मेरे दर्द हो रहा है, ये मुझे बताया गया है कि ये साइकिक अटैक्स की वजह से हो रहा है, जब से मैंने, मतलब साइकिक अटैक की वजह से हो रहा है। तो इस वक्त साइकिक अटैक की वजह से हो रहा है, लेकिन उसके फिजियोलॉजिकल रीजंस भी हैं कि हर वक्त फोन और लैपटॉप पे लगे रहने की वजह से ना मेरी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई। तो आपको अपने शरीर से पूछना है कि इसकी वजह क्या है। और आप हिप्नोथेरेपी में भी ये पता कर सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी बातें पता चलती है हिप्नोथेरेपी में भी, और हिप्नोथेरेपी में ही उसकी हीलिंग भी कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए आप अपने दिमाग का इस्तेमाल ये जांचने के लिए करेंगे कि कैसे एहसास, झुकाव, जिसे आप भावनाएं कहते हैं, शरीर के अलग अलग हिस्सों को प्रभावित करती हैं। शरीर के ध्रुवताओं को समझना और उन्हें स्वीकार करना दोनों आवश्यक है। फिर अपने चेतना को ध्यान में रखते हुए मन पर जो कार्य किया गया है उसे रासायनिक भौतिक अभिव्यक्ति में दोहराया जाना चाहिए। हाँ, ये मैं बताना भूल गई कि एक हिप्नोथेरेपी में मुझे ये पता चला था कि एक जन्म में, कुछ 600-700 साल पहले, एक जन्म नहीं, ये था वर्ल्ड वॉर 1 में। वर्ल्ड वॉर 1 तो मेरे ख्याल से कुछ 200 साल पहले हुई थी, राइट, 150-200 साल पहले, तब की बात है। तो उसमें मेरे पीठ में यहाँ पर छुरा मारा गया। तो मेरे को उस जगह पर बहुत दर्द हुआ करता था, लेकिन वो जानने के बाद धीरे धीरे वो गायब हो गया, मतलब माफ कर दिया कि हाँ ठीक है, हुआ हुआ। तो इस तरह आपको अपने शरीर को पूछना है, और अगर आप मेडिटेशन में बैठते हैं, ट्रांस में चले जाते हैं, हो सकता है आपको आपका जवाब खुद मिल जाए। ध्रुवताओं को समझना और उन्हें स्वीकार करना दोनों आवश्यक है। फिर अपने चेतना को ध्यान में रखते हुए मन पर जो कार्य किया गया है उसे रासायनिक भौतिक अभिव्यक्ति में दोहराया जाना चाहिए। मतलब कि कई बार होता है कि कुछ चीजें, जैसे किसी के कोई गांठ है या इस तरह की कोई चीज है, तो वो ऐसे ही हो सकता है ठीक ना हो। हालांकि हिप्नोथेरेपी में कैंसर तक हील हो चुका है, इसका मतलब ऐसा मुझे मेरे सर ने बताया था, हिप्नोथेरेपी सर ने। लेकिन कई बार उसके लिए फार्मास्यूटिकल दवाइयों की जरूरत नहीं, फिजिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हो, आप टेस्ट करवा सकते हो, डॉक्टर से चेकअप करवा सकते हो। ये बताया गया है। शरीर मन की रचना का एक प्राणी है, इसके अपने झुकाव होते हैं। सबसे पहले जैविक झुकाव को पूरी तरह से समझा जाना चाहिए, और फिर उसके विपरीत झुकाव को अपने पूर्ण अभिव्यक्ति में समझने की अनुमति दी जानी चाहिए। एक बार फिर शरीर को एक संतुलित, साथ ही ध्रुवीकृत व्यक्ति के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को तब पूरा किया जा सकता है। द बॉडी इज अ क्रिएचर ऑफ द माइंड्स क्रिएशन. It has its own inclinations. First, biological inclinations must be fully understood कि आपके शरीर में किस तरह की परेशानियां हैं,
क्यों है, कितनी है। एंड देन इट्स ऑपोजिट इंक्लिनेशंस मस्ट बी अलाउड टू फुली एक्सप्रेस देमसेल्व्स। मतलब कि अगर मेरे शरीर में दर्द है, अगर ये दर्द ना होता या मैंने वो ना किया होता जिसकी वजह से ये दर्द है, तो कितना कितनी अच्छी जिंदगी होती, कितनी कितना सुख होता, कितना शारीरिक आराम होता। और जिन मानसिक भावनाओं की वजह से ये हुआ है, अगर मैं उन मानसिक भावनाओं को अपने ऊपर हावी ना होने देती, इसीलिए कहते हैं आज में जियो, अभी इस पल में जियो। once again the process of accepting the body as a balanced yet polarized individual can be completed। और तब आपको ये मानना है, आपको ये समझना है कि आपका शरीर पूर्ण है, इसमें किसी तरह की कोई कमी की नहीं है, और खामी की जरूरत नहीं है, और बीमारी की जरूरत नहीं है इसमें। अचानक पर मुझे ये बात याद आई कि ऑटिज्म के बारे में आजकल बहुत, मतलब मैंने कोई एक कमेंट कर दिया होगा, तब से मुझे उसके बहुत एल्गोरिदम ऐसा है कि बहुत रील्स और फीड और वीडियोस मुझे देखने में आते हैं कि इस तरह से आराम मिल सकता है। लेकिन अगर एक इंसान ऑटिस्टिक है, तो अगर उसे डिटॉक्स कर दिया जाए। ऑटिज्म किस वजह से हुआ? क्योंकि शरीर के अंदर उस तरह की वैक्सीन्स डाली गई जिसके अंदर एल्यूमिनियम था, जो दिमाग में पहुंचा, और फ्लोराइड से ब्रश करते हैं तो फ्लोराइड एल्यूमिनियम को और ज्यादा गहराई से अब्सॉर्ब करता है, जो आपके नहाने के पानी में भी है, फ्लोराइड भी एल्यूमिनियम भी। तो वो आपके दिमाग में जो ब्लॉकेजेस आई हैं उसको पहले तो आप डिटॉक्स करो, और साथ साथ अगर आप हीलिंग करते हैं तो शरीर तो पूर्ण है, मन भी पूर्ण है। अगर उस बच्चे ने कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है पेरेंट्स के साथ, उन्हें प्रेम सिखाने के लिए, सब्र सिखाने के लिए, तो वो अलग बात है। लेकिन हो सकता है कि दोनों चीजें साथ साथ हो सकती हैं, बच्चा भी हील हो सकता है और पेरेंट्स भी अपनी लर्निंग सीख सकते हैं और हील हो सकते हैं। तो दोनों को हर रूप में, शरीर को अपने भी और दूसरों के भी हर रूप में अपनाने की जरूरत है। इसीलिए मैं कल ही किसी से कह रही थी कि कह रही थी कि सॉरी, अपने बच्चे को कभी भी स्पेशल स्कूल में नहीं डालना चाहिए, जो बहुत बड़ी गलती की मैंने। उसे नॉर्मल स्कूल में डालो, और नहीं तो उसे घर पे रखो और एक नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट करो। क्योंकि पहले वैसे भी, पहली बात तो ये है कि स्कूल्स एक कॉन्स्पिरेसी है, बट दैट इज अनदर स्टोरी एनीवे। सो घटना आगे थोड़ा सा ही रह गया। इसके बाद का कार्य इस समझ को अन्य स्वयं जिनसे आप मिलेंगे उनके शरीरों तक विस्तारित करना है। इसका सबसे सरल उदाहरण ये समझना है कि प्रत्येक जैविक पुरुष में स्त्री होता है, प्रत्येक जैविक स्त्री में पुरुष होता है। मतलब कि डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन दोनों एक इंसान में मौजूद है। सिर्फ इंसान में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के जितने भी इकाई हैं, लोग हैं, ईटीज है, सभी में है। इसका मतलब यह है कि हर इंसान पूर्ण है, संतुलित है। इसका सबसे सरल उदाहरण ये समझना है कि प्रत्येक जैविक, अच्छा सॉरी, ये एक साधारण उदाहरण है। हालांकि लगभग हर मामले में जहां आप स्वयं या दूसरों के शरीर को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और यही वजह है कि कोई गे है, लेस्बियन है, ट्रांसजेंडर है, जन्म से जेन्युइनली अगर है, तो उन्हें क्यों नहीं अपना सकते? अब ये और बात है कि उनको भी जो बचपन में दी गई, उसके अंदर के केमिकल्स की वजह से उनके अंदर वो हार्मोनल चेंजेस आए, जिन्हें डिटॉक्स करने से शायद वो, और इसीलिए मुझे तो लगता है कि आज की डेट में हर बच्चे को डिटॉक्स करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि बड़ा होके कौन से केमिकल्स उसको क्या बना दे। तो उनके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस आए, उसकी वजह से वो ये बन गए। तो आ, अगर उन्हें फीलिंग अलग बात है, लेकिन अगर वो उस तरह से खुश हैं तो उन्हें एक्सेप्ट
क्यों नहीं कर सकते? करना चाहिए। म- कोई पेरेंट अपने बच्चे को इस तरह से बहुत रेयरली एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये फिल्मों में, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, मतलब आजकल बॉलीवुड में शुरू हो गया है, टीवी पे वो जो दिखाया जाता है वो अलग बात है। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो बचपन से बच्चों का डिटॉक्स करो। और अगर नहीं तो बच्चा जैसा है, अगर वो खुश है तो उसे एक्सेप्ट कर लो। क्या प्रॉब्लम है? वो उनकी चॉइस है, उनका शरीर है। और स्त्री और पुरुष, इन इनमें से कौन से हार्मोन्स उनके अंदर ज्यादा एक्टिव हैं, उसके हिसाब से वो प्रक्रिया कर रहे हैं। सो वो उनकी जिंदगी है। हालांकि लगभग हर मामले में जहां आप स्वयं या दूसरों के शरीर को समझने का प्रयास कर रहे हैं, आप फिर से पाएंगे कि इससे शामिल ध्रुवता समूहों को पूरी तरह से समझने के लिए सबसे सूक्ष्म विवेक आवश्यक है। However, in almost every case where you are attempting to understand your own or others' bodies, you will again find that most subtle discernment is necessary to fully understand the polarity groups involved. के मतलब ठीक है, आप अपने आप को समझ रहे हो, आप सामने वाले इंसान को समझ रहे हो, लेकिन आप ये मत भूल जाना कि लॉ इज वन और शरीर अलग अलग हैं। लेकिन सभी के जो शरीर हैं, सर्विस टू सेल्फ वालों के शरीर है वो एक तरह से हैं, सर्विस टू अदर्स वालों के जो शरीर हैं वो एक तरह से हैं। जो आदमी हैं उनके अंदर एक एक कैरेक्टर, पर्सनालिटी, नेचर पैदाइशी है। जो औरतें हैं अलग अलग कल्चर, सॉरी, के हिसाब से वो अलग हैं। हम इस सत्र को अगली बार तक बंद करने का सुझाव देते हैं कि हम इसे एंड कर रहे हैं, क्योंकि छोड़ने से पहले एक सवाल का मतलब एक कोई छोटा सा सवाल है तो पूछ लो। तो वो कहता है कि क्या ये कारला आरामदेह से है या कोई और चीज है इस उपकरण के आराम को बढ़ा सकती है? तो वो कहते हैं कि अब यहाँ पर वो कुंडलिनी की बात कर रहे हैं। इस उपकरण में कुंडलीदार ऊर्जा के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए आप प्रत्येक सत्र में मोमबत्ती को घड़ी की सुई के दिशा में लगभग 10 डिग्री घुमा सकते हैं। इसके अलावा यह विशेष व्यवस्था ठीक है, लेकिन हम वस्तुओं को ज्यामितीय देखभाल के साथ केंद्रित करने और कभी-कभी जांचने के लिए कहते हैं। ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट के हिसाब से, मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। ये हम ये भी कह सकते हैं कि इन वस्तुओं को इस स्थान समय में गैर जरूरी घटनाओं और कार्य के संपर्क में नहीं लाया जाना चाहिए। हम राह हैं, हम इस उपकरण को एक अनंत रचेता के प्रेम और रोशनी में छोड़ रहे हैं। इसलिए हमारे दोस्तों, एक अनंत रचेता की शांति और शक्ति में आनंदित होते हुए आगे बढ़े। आर्दोनाई वास्तु टू इम्प्रूव द फ्लो ऑफ द कॉइल्ड एनर्जी। अब अ, अम, कार्ला को कुंडलिनी शब्द नहीं आता, तो कुंडलिनी बोलने के बजाय उन्होंने बोला कि वो जो इस तरह से घूमती हुई जो ऊर्जा है इस कारला के अंदर, उसकी ध्रुवता, उसको शक्ति देने के लिए, ताकि वो ऊपर बढ़े, उसके लिए हम आपसे ये कहते हैं कि वो जो मोमबत्ती रखी हुई है, हर सेशन में उसे जैसे एक रख दी, हर सेशन में उसे 10 डिग्री घुमा दें, क्लॉकवाइज, उल्टा नहीं, सीधा। हर सेशन शुरू होने से पहले उसे 10 डिग्री घुमा कर रखें। उसके अलावा बाकी जो आपने किया हुआ है प्रकरण, वो ठीक है। मैं देखूंगी, अगर मुझे उसकी फोटो मिली तो थंबनेल में डाल दूंगी। हम ये कहते हैं कि however we ask that the objects be centered with geometric care and checked occasionally। हर बार जब आप रखते हैं इस चीजों को ज्योमेट्री के हिसाब से, हर बार चेक करें कि आपने सही तो रखा है ना। अगर आपने जरा सा भी हिलाया है तो गड़बड़ हो सकती है। तो we also ask that these objects could not be exposed to unnecessary events and activities in this space time। मतलब कि अगर आप इस कमरे में चैनलिंग कर रहे हैं तो फिजूल के लोगों को इस कमरे में लाकर फिजूल की बातचीत ना करें, या फिर यहाँ पर फिजूल के कोई और प्रकरण या अनुभव ना हो, क्योंकि वो चीजें जो हैं और ये कमरा जो है उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए जो भी करना है इस कमरे से बाहर या इन चीजों
के से दूर करें, और फिर वो अदोनाई वासु कहते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया, और अगर नहीं आया है तो कमेंट्स में प्लीज बता दें कि आपको क्या समझ में नहीं आया। थैंक यू सो मच। गुड बाय।